दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें, जिसमें एस जयशंकर ने कहा कि एलएसी पर हथियारों के साथ चीनी सैनिकों की मौजूदगी बहुत गंभीर चुनौती। जी हां, आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में हथियारों से लैस चीनी सैनिकों की मौजूदगी भारत के समक्ष बहुत गंभीर सुरक्षा चुनौती है। जयशंकर ने कहा कि जून में लद्दाख सेक्टर में भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़पों का बहुत गहरा सार्वजनिक और राजनीतिक प्रभाव रहा है तथा इससे भारत और चीन के बीच रिश्तों में गंभीर रूप से उथल पुथल की स्थिति बनी है। एशिया सोसाइटी की ओर से आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में जयशंकर ने कहा कि सीमा के उस हिस्से में आज बड़ी संख्या में सैनिक पीएलए में मौजूद हैं। वे हथियारों से लैस हैं तथा यह हमारे समक्ष बहुत ही गंभीर सुरक्षा चुनौती है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान भी हताहत हुए थे, लेकिन उसने स्पष्ट संख्या नहीं बताई। जयशंकर ने कहा कि भारत ने पिछले 30 साल में चीन के साथ संबंध बनाए हैं और इस रिश्ते का आधार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अमन चैन रहा है। उन्होंने कहा कि 1993 से लेकर अनेक समझौते हुए हैं, जिन्होंने उस शांति और अमन चैन की रूपरेखा तैयार की, जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों में आने वाले सैन्य बलों को सीमित किया तथा यह निर्धारित किया कि सीमा का प्रबंधन कैसे किया जाए और सीमा पर तैनात सैनिक एक दूसरे की तरफ बढ़ने पर कैसा बर्ताव करें। जयशंकर ने कहा कि इसलिए अवधारणा के स्तर से व्यवहार के स्तर तक पूरी एक रूपरेखा थी। अब हमने इस साल क्या देखा कि समझौते की इस पूरी श्रृंखला को दरकिनार किया गया। सीमा पर चीनी बलों की बड़ी संख्या में तैनाती स्पष्ट रूप से इन सब के विपरीत है, उन्होंने कहा। और जब एक ऐसा टकराव का बिंदु आया जहां विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में सैनिक एक दूसरे के करीब आए, तो 15 जून जैसी दुखद घटना घटी। और अब अगली खबर बता दें कि सीएम योगी ने 31,277 शिक्षकों को प्रदान किया नियुक्ति पत्र। कहा अब आंदोलन नहीं, सिर्फ पढ़ाना। जी हां, हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर 5 कालिदास मार्ग पर 31,277 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने 5 लाभार्थियों को अपने हाथ से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के 68 जिलों में इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने लखनऊ की मंजुला त्रिपाठी, तनुजा सिंह, प्रिंस पटेल, कुणाल गौतम और कविता कुमारी गौड़ को अपने हाथ से नियुक्ति पत्र भी दिया। और मैं आपको बता दें बिहार असेंबली इलेक्शन को लेकर, जिसमें चिराग पासवान बोले कि पीएम मोदी मेरे दिल में है, बीजेपी के खिलाफ लोजपा नहीं उतारेगी उम्मीदवार। जी हां, आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इससे कुछ घंटे पहले भाजपा ने चिराग पासवान पर आरोप लगाया था कि वे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने समीकरण दिखाकर चुनाव में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे भाजपा के शीर्ष नेताओं की सराहना कर रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने अटकलों को जन्म दिया कि भाजपा के साथ उनके कुछ मौखिक समझौते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इन आरोपों के बाद चिराग ने कहा कि मुझे किसी कैंपेन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों की जरूरत नहीं है, वे मेरे दिल में रहते हैं, मैं उनका हनुमान हूं। जरूरत पड़ने पर मैं अपना सीना चीरकर दिखला सकता हूं। और वहीं अगली खबर बता दें कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग के साथ आमरण अनशन पर बैठे महंत परमहंस दास। जी हां, हम बात करें कि तपस्वी शामनी के महंत परमहंस दास बीते 12 अक्टूबर से अयोध्या में आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने मांग रखी है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आज परमहंस दास ने तपस्वी शामनी पर ही हिंदू राष्ट्र संकल्प पूर्ति राजसूय यज्ञ किया। संत परमहंस दास के आमरण
आमरण अनशन का आज 5वां दिन है। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया है। अभी तक कोई सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी सुध लेने नहीं आया है। इस आक्रोश की वजह से उन्होंने जनप्रतिनिधियों की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया है। और वही बता दें बिहार चुनाव को लेकर कि प्रकाश जावड़ेकर ने एलजेपी को बताया वोट कटवा, चिराग पासवान पर लगाया बड़ा आरोप। जी हां, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्य की सियासी सरगर्मियां अब चरम पर हैं। दूसरे चरण के नामांकन आज अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव समेत बिहार के तमाम बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं चल रही हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चिराग पासवान पर बड़ा आरोप लगाया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि चिराग पासवान ने बिहार में अलग राह पकड़ी है। वे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारी कोई बी और सी टीम नहीं है। एनडीए को इस बार स्पष्ट बहुमत मिलेगा। प्रकाश जावड़ेकर ने चिराग पासवान की पार्टी को वोट कटवा कहा। और वह अगली खबर बता दें बिहार चुनाव को लेकर कि 4 दौरों में 12 रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम नीतीश कुमार भी रहेंगे साथ। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। इसमें बिहार में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उसका उल्लेख किया गया है। इस मौके पर भाजपा, जदयू और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उपस्थित नेताओं ने एक बार फिर प्रदेश में राजग की सरकार बनाने का दावा किया है। साथ ही यह भी ऐलान किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 12 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इस मौके पर उपस्थित बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी व महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार में नरेंद्र मोदी की सभी रैली एनडीए की रैली होगी। फडणवीस ने बताया कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी 23 अक्टूबर को बिहार आएंगे और आसाराम, गया और भागलपुर में करेंगे। उनका दूसरा दौरा 28 अक्टूबर को होगा। इस दौरे में वे दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तीसरा दौरा 1 नवंबर को होगा। इस दौरे में वे छपरा, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और वहीं चौथा और आखिरी दौर 3 नवंबर का होगा। इस दौरान वे पश्चिम चंपारण, सहरसा, अररिया के फारबिसगंज में चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे। और अब हमें अगली खबर बता दें कि आलिया ने अपने पति एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ कोर्ट में दर्ज कराया बयान। जी हम बात करें कि बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अपनी पत्नी आलिया सिद्दीकी से रिश्ते बहुत खराब चल रहे हैं। दोनों में लंबे समय से अनबन चल रही है। आलिया ने नवाजुद्दीन की परेशानियां बढ़ा दी हैं। सिद्दीकी से अलग रह रही उनकी पत्नी आलिया ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। बयान में उन्होंने इस आरोप को दोहराया है कि 2012 में एक्टर के भाई ने उनके एक परिजन के साथ छेड़खानी की थी। पुलिस क्षेत्र अधिकारी गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने पीटीआई भाषा को बताया कि आलिया पोक्सो यानी बाल यौन अपराध सुरक्षा अधिनियम अदालत में पेश हुई और उन्होंने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने पति और उनके परिवार के 4 सदस्यों के खिलाफ अपना बयान दर्ज करवाया। और अब अगली खबर आपको बताते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, रिलीज पर रोक लगाने की उठी है मांग। जी हां, आपको बता दें कि इन दिनों बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं और वहीं इस बीच बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी एक्टर अक्षय कुमार ने भी अपने आने वाली फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसे सोशल मीडिया पर काफी पसंद भी किया जा रहा है। इसके साथ ही इस फिल्म पर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इन सवालों के कारण फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग भी की जा रही है। फिल्म पर लव जिहाद को लेकर आरोप पहले ही लग रहे थे और वहीं अब इस पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगाया जा रहा है, जिसके कारण हिंदू जन जागृति समिति ने फिल्म का विरोध शुरू कर दिया है। आपको बता दें, हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे का कहना है कि अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है, जिसके कारण जानबूझकर इस फिल्म को लक्ष्मी बॉम्ब नाम दिया गया है, जो श्री लक्ष्मी देवी का अपमान है, जिन्हें करोड़ों हिंदू पूजते हैं। जहां एक तरफ हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो लक्ष्मी पटाखे ना छुड़ाएं, वहीं दूसरी तरफ ये फिल्म ऐसे लोगों को भी बढ़ावा देगी। जी आपको बता दें, उन्होंने कहा कि इसके अलावा इस फिल्म में हीरो का नाम आसिफ है और हीरोइन का नाम प्रिया यादव है। इसके जरिए लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब की स्क्रीनिंग पर फौरन रोक लगाई जानी चाहिए। वहीं रमेश शिंदे ने यह भी कहा कि फिल्म मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड ने मुस्लिमों की धार्मिक भावना
कोरोना को ठेस पहुंचाई थी और महाराष्ट्र से होम मिनिस्टर ने खुद इस फिल्म पर बैन लगवाया था। इसी तरह लक्ष्मी बॉम्ब पर बैन लगाया जाना चाहिए। बड़ी खबर बता दें जो कि आम आदमी के लिए एक अच्छी खबर है कि 10 दिन में और गिरे काजू, बादाम और किशमिश के दाम। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन का असर कहो या फिर कुछ और, लेकिन बाजार में काजू बादाम के रेट हर रोज चौंका रहे हैं। कुछ लोग इसे नई फसल के आने और पुराने माल का गोदामों से खत्म ना होने के असर के तौर पर भी देख रहे हैं। वजह जो भी हो, लेकिन ग्राहकों को मेवा के ऐसे रेट देखने और सुनने को मिल रहे हैं जो उन्होंने सोचे भी नहीं थे। बीते 10 दिन के अंदर एक बार फिर मेवा के दाम कम हुए हैं। अमेरिकन बादाम, जिसे कैलिफोर्निया बादाम भी कहा जाता है, एकदम निचले स्तर पर आ गया है। दिल्ली में कई पीढ़ियों से मेवा का कारोबार करने वाले राजीव बत्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान में बताया कि लॉकडाउन से पहले मेवा 20% तक महंगी हो गई थी। ये वो वक्त होता है जब पुराना माल खत्म हो रहा होता है और नई फसल का माल आने की तैयारी की जाती है, लेकिन लॉकडाउन के बाद से मेवा का दाम गिरने शुरू हो गए। ग्राहक के बाजार में ना होने और गोदामों में माल भरा होने की वजह से यह रेट गिरे हैं, जबकि दिवाली की तैयारी के चलते ऐसे में रेट बढ़ते हैं, लेकिन इस बार उल्टा ही हो गया। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि रेलवे की टाइम टेबल से हट सकती हैं 600 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें, होंगे कई बड़े बदलाव। जी हां, बात करें कि सभी पैसेंजर ट्रेनों के लिए रेलवे द्वारा जल्द ही लागू की जाने वाली जीरो बेस्ड टाइम टेबल में कई खास बातें होंगी। आने वाले दिनों में इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मुमकिन है कि इस नए टाइम टेबल में 600 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को ड्रॉप किया जा सकता है, साथ ही 10,200 हॉल्ट्स को भी खत्म किया जा सकता है। रेलवे के प्लान के मुताबिक करीब 360 पैसेंजर ट्रेनों को मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों में कन्वर्ट किया जाएगा। साथ ही करीब 120 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट ट्रेनों की कैटेगरी में अपग्रेड किया जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि फिलहाल रेलवे इस प्लान पर काम कर रहा है और जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और मैं आपको बता दें कि आसानी से होगा फेस्टिव स्पेशल ट्रेनों में रिजर्वेशन। आज से खुल गई है ये बुकिंग खिड़की। जी हम बात कर रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम रेलवे ने आज से कुछ जगहों पर कंप्यूटराइज पैसेंजर रिजर्वेशन सेंटर्स खोल दिए हैं। इस बारे में गुरुवार को ही जानकारी दी गई थी। दक्षिण पश्चिम रेलवे के इस फैसले के बाद अब टिकटों की बुकिंग आसान हो गई है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मल्लेश्वरम, चिक्कबनपुर, बनारसवाड़ी, बेंगलुरु ईस्ट, करमेलरम, व्हाइट फील्ड, कप्पम, पेनुकोंदा, चिक्काबल्लापुरा, इन सारी जगहों पे गौरीबिदनौर और मुदुरु के पैसेंजर रिजर्वेशन सेंटर्स को खोल दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम रेलवे के इन रिजर्वेशन सेंटर्स को कोरोना काल से पहले से समय अनुसार ही खोला जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें 20 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक चलाई जानी है। ऐसे में उम्मीद है कि टिकट रिजर्वेशन की मांग बढ़ेगी। इसी को देखते हुए इन रिजर्वेशन सेंटर्स को खोला गया है। और अभी अगली खबर आपको बता दें कि आम आदमी पर पड़ी महंगाई की मार। एक ही दिन में 20% महंगी हुई दालें, जानिए क्यों। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना के संकट में आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती जा रही हैं। पहले सब्जियों और अब दालें महंगी होने लगी हैं। सरकार ने तूर दाल को विदेशों से खरीदने की मंजूरी दे दी है, लेकिन इस फैसले के बाद एक ही दिन में दाल की कीमतें 20% तक बढ़ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की ओर से मिली आयात की मंजूरी के बाद म्यांमार में इसकी कीमतों में तेज उछाल आया है। सिर्फ एक दिन में वहां इसकी कीमत 20% से ज्यादा उछल गई है। खुदरा तुअर दाल की कीमतें 100 रुपए प्रति किलोग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गई है। अच्छी क्वालिटी की दाल 125 रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई। कारोबारियों का कहना है कि दिवाली के 15 दिनों के दौरान मिलिंग गतिविधियां कम होती हैं, जिससे कच्चे माल की मांग कम हो जाती है। और दोस्तों मैं अगली खबर में बता दें जो कि आपके लिए बहुत ही फायदे की बात है। आपको बता दें कि नौकरी छूट गई है तो सैलरी का 50% हिस्सा 3 महीने तक मिलता रहेगा। सरकार 44,000 करोड़ रुपए का फंड जारी करेगी। जी हम बात करें कि कोरोना संकट में अगर आपकी नौकरी छूट गई है तो भी सैलरी का 50% हिस्सा मिलता रहेगा। और यही नहीं, अगर दोबारा नौकरी मिल गई है तो भी आपको ये सुविधा मिलती रहेगी। हालांकि इसके लिए आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC से अपने आप
आपको जोड़ना होगा। आप ये दावा बेरोजगारी राहत पाने के तहत कर सकते हैं। इसके तहत अचानक नौकरी छूटने के बाद 3 महीने तक एक तय आर्थिक मदद दी जाती है। दरअसल अटल बीमित कल्याण योजना ABKY के लिए सरकार जल्द ही बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। सरकार की योजना है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि इसका फायदा बहुत से लोगों को मिल सके। सरकार इसके लिए 44,000 करोड़ रुपए का फंड जारी करेगी। और मैं अगली खबर बता दें जो कि आपके लिए बहुत ही काम की खबर है कि अब बिना OTP दिए नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर। तेल कंपनियां 1 नवंबर से लागू करने जा रही हैं नया डिलीवरी सिस्टम। जी हां, आपको बता दें कि अगर आपके घर भी LPG सिलेंडर आते हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी है खबर। अब LPG सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया में बदलाव होने जा रहा है। अगले माह यानी नवंबर से बिना OTP से LPG सिलेंडर नहीं मिलेगा। दरअसल चोरी रोकने और सही ग्राहक की पहचान के लिए तेल कंपनियां 1 नवंबर से नया डिलीवरी सिस्टम लागू कर रही हैं। इस नए सिस्टम को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड नाम दिया गया है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब आपको बता दें कि नवरात्रि से ठीक पहले बढ़ा सोने का दाम। अब 10 ग्राम के लिए चुकानी होगी इतनी कीमत। जी हम बात करें कि लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद आज सोने के दाम में तेजी आई है। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में पीली धातु के भाव में इजाफा हुआ। घरेलू बाजार में इस तेजी को वैश्विक बाजार में कीमती धातुओं के भाव से सपोर्ट मिला। कोरोना वायरस महामारी को लेकर अनिश्चितता जारी है और कई यूरोपीय देशों में एक बार फिर से लॉकडाउन का दौर शुरू हो गया है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमतों में उछाल आया है। और दोस्तों, मैं अगली खबर में जा लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि शनिवार को मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में बारिश की संभावना। दिल्ली में साफ रहेगा आसमान। जी हां, आपको बता दें कि IMD के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बारिश का मौसम और आगे बढ़ गया है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण देश के कई क्षेत्रों में हैवी रेन हुई। 16 अक्टूबर यानी कल के साथ साथ बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश से 27 लोगों की जान चली गई है। मुंबई और पुणे में जमकर बारिश के आसार अभी बने हुए हैं। तो ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।